नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप सिंह और आज हम हैं ग्राम शाहपुर अजेड़ा, ये धनोरा के पास पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में। और आज हमारे पास आए हुए हैं राहुल जवान सर। राहुल सर नमस्कार। और आज तारीख है जी 6 जून और 2026। और हम राहुल जवान के गाइडलाइन में पिछले लगभग आप मान के चलेगा 3 साल से एक काम कर रहे हैं। 3 साल पहले मैंने इनके बारे में, राहुल जी के बारे में सुना था कि, और वीडियो देखी थी इनकी, बेसिकली जो आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है ड्रम के कल्चर को लेके। तो शुरू में तो देखो समझ नहीं आया कि ये कल्चर वगैरह ये क्या सिस्टम है, कैसे ये इफ़ेक्टिव है, कैसे ज़मीन में काम करता है। पर धीरे धीरे जब इसकी थोड़ा सा जब देखा कि जैविक खेती में क्या चीज़ है इसके अंदर और क्या इसमें तब्दील करके कम खर्चे में ठीक ठाक प्रोडक्शन आप इसमें ले सकते हैं, तो वो मैंने इसमें देखा। लगभग 3 साल पहले जब मैंने वीडियो देखी तो उसके बाद मैंने सही बताऊं आपको खरीदे नहीं। शुरू में सिस्टर कल्चर ही लेकर आया राहुल जी के यहाँ से ही जाके, लगभग 1.5 से 2 साल पहले। और 1 साल तक तो मैं ये रहा कि समझ में ये नहीं आया कि जैविक खेती करनी है तो किससे जाके मदद मांगूँ। भाई कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि अगर ये दिक्कत आएगी तो ये आप इसका सोल्यूशन ये है। और जिम्मेदारी के साथ मैं आपको मन से बताऊं, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ क्या है कि किसान अगर यूट्यूब पे वीडियो देख ली उसके बाद कोई बताने वाला उसको ये नहीं है कि अब ये दिक्कत जो आने वाली है इसका इलाज ये है। तो इनमें यहाँ पे राहुल जी से जुड़ के मुझे ये लगा कि इन्होंने एक चीज़ बनाई हुई है कि यहाँ भी ग्रुप से जुड़ो आप मेरे, कोई दिक्कत ज़्यादा परेशानी है मैं आपके पास आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ग्राउंड लेवल पर आपको बताऊँगा कि ये चीज़ ऐसे बनती है और रिजल्ट जो भी आपको ये देसी नुस्खे भी बताएंगे तो वो गारंटीड है। उसमें इनकी गारंटी है कि हाँ ये इसका रिजल्ट आना ही आना है और इस तरह से आप करके देखो। तो उसके बाद लगभग ये फ़र्क मानो आपकी पिछले 1 साल से मैं इनके प्रोडक्ट का और ख़ुद भी अपने जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कल्चर का, उसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है और हर फसल में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा है। बेसिक मेन चीज़ क्या है, कम खर्चे में मैं उससे बड़ा सेटिस्फाई हूँ, मैं बताऊँ आपको। जी जी। तो वर्मी कंपोस्ट का भी बना रहे हैं? हाँ जी, वर्मी कंपोस्ट सर मैंने लगभग 2.5 साल मुझे हो गए वर्मी कंपोस्ट का शुरू करे हुए काम, क्योंकि बेसिक जो नींव है इसकी आपकी वो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप कह लीजिएगा, बेसिक वो है। तो वर्मी कंपोस्ट से मैंने शुरू किया 2.5 साल पहले जो शुरू किया था, 4 बेड से शुरू किया था, फिर उसको बढ़ाना शुरू किया खपत के हिसाब से, अपने खेतों में भी डाला, लोगों को दिया। प्रोडक्शन कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, धीरे धीरे प्रोडक्शन उसका बढ़ाया और आज की तारीख में आप मान के चलेगा लगभग मेरा 1 एकड़ से ऊपर में वर्मी कंपोस्ट का 2 साइट पे काम चल रहा है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हैं। मतलब किसान अगर खुद भी देखिए कैचुआ पालना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बड़े आराम से एक बड़ा किसान, छोटा किसान एक स्पेस में कैचुआ आराम से पाल सकता है और अपनी जो बेसिक नीड है उसको आराम से पूरा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ जी, तो बैठिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप सभी को मेरी राम राम, जय हिंद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है? और थोड़ा तेज करूं? आप लोग इतनी गर्मी में समय निकाल के आए, ये ज़रूरत भी है आने की। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता देना, मैं माइक दे दूंगा, ठीक है? दरअसल आज का जो टाइम चल रहा है, पूरी कहानी तो पिछली सभी लोगों को पता है, हम लोग कैसे शुरू हुए, क्या फौज से क्या घटनाएं घटी जो यहाँ पहुँचे, ऐसे आए। खेत, हमारी जो ज़मीनें हैं, ज़मीनों के अंदर 2 चीज़ मुख्य चाहिए किसी भी फसल को उगाने के लिए, गन्ना हो, मिर्ची हो, आलू हो, बैंगन हो, कुछ भी हो। एक तो हमारी ज़मीन में बायोमास कार्बन, बायोमास मतलब जितना भी चीज़ जल करके धुआं बन के ऊपर उड़ती है, ये सब कार्बन का रूप है। प्लास्टिक भी कार्बन का रूप है, लेकिन उसको डिकम्पोज करने वाला बैक्टीरिया पृथ्वी पे बना नहीं है, क्योंकि ये पेट्रोलियम पदार्थ है, समुद्र का पदार्थ है। तो इसका डिकम्पोजिशन समुद्र में ही है, धरती पे अभी है नहीं। हम इसको समुद्र से धरती पे ले आए, वो हमारी गलती थी। तो हर वो चीज़ कार्बन का हिस्सा है, ये भी कार्बन है, आप भी कार्बन हो, डेड बॉडी भी कार्बन है, हमारी बॉडी भी कार्बन है, सब कुछ कार्बन का हिस्सा है। तो खेत का जितना भी फसल अवशेष है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, लकड़ी के टुकड़े हैं, ये सब कार्बन का हिस्सा है। लेकिन ये CO2 बनके बहुत बड़ी मात्रा में उड़ा है पिछले 2 दशक में, कार्बन डाइऑक्साइड बनके। C मतलब सीधा सीधा कार्बन। इसका जो मुख्य कारण रहा वो रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी यूरिया,
जितना ज़्यादा यूरिया डालोगे उतना ज़्यादा कार्बन ज़मीन का ख़त्म होता है। एक तरीके से ऐसे मान लो, उत्तेजना देने के लिए आदमी को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया, उस तरीके से यूरिया खेत में काम करता है। दिया, कुछ समय तक खेत में काम किया, फिर जरूरत पड़ गई, फिर दिया। दरअसल प्रकृति ने इसका पूरा एक सेटअप किया हुआ है ज़मीन में। तो हमारी ज़मीन में ना तो बचा कार्बन, जो मेन इंजन है गाड़ी का, ऐसा समझ लो आप। जितना कार्बन ज़्यादा होगा, जितने गन्ने की पत्ती खेत में जुतेगी, पराल खेत में जुतेगी, आपके पत्ते कचरा सब खेत में रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी ज़मीन ज़्यादा स्वस्थ रहेगी, उतना आपको बाहर से कम फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में लगातार गलतियां क्या की हैं, खेतों को माचिस की तिल्ली दिखाने की। ये सब ने किया, हमने भी किया। हमारे पिताजी भी कहते थे मुंडा फूकने चल रहे हैं भाई, चल। छुट्टी आते थे हम तो 4-5 गोले तोड़ लिए गन्ने के और खेत के चारों तरफ बैठ गए और चारों तरफ से आग लगा कर वो चारों तरफ सुहा। फिर बोलते थे पेटी बहुत अच्छी फूट के आती है इससे, है नहीं। लेकिन उसके चक्कर में ऊपर के जो सूक्ष्म जीव थे, जमीन में आप कुछ भी डालो, आप यूरिया डालो, डीएपी डालो या पोटाश डालो, जो आपका मन करे कुछ भी डालो, वो डायरेक्ट पौधा नहीं उठा सकता। जैसे ये है, हम इसको ऐसे नहीं पी सकते डायरेक्ट बिना ढक्कन खोले, तो इसका ढक्कन खोलना ही पड़ेगा और इसके अंदर से केवल ये लिक्विड पीना पड़ेगा। अगर प्लास्टिक भी पी गए तो फिर मामला गड़बड़ है। ऐसे ही ज़मीन के अंदर आप कुछ भी डालते हैं, कोई सा भी रासायनिक खाद हो या पका हुआ, ये कच्चा गोबर की खाद मान लो, कुछ भी कोई लकड़ी का टुकड़ा उठा के डाल दिया ऐसे ही, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए प्रकृति का नियम चालू हो जाता है। अब डिकम्पोजिशन में CN रेशियो मेंटेन करता है। अगर आप हरी खाद को जोते करेंगे तो फिर आपको अलग से नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सूखे को जुताई करेंगे, सपोज करो पुराल जोत दी आपने, गन्ने की पत्ती जोत दी, तो गन्ने की पत्ती की जुताई के बाद अगर आपने इस खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नहीं छोड़े या आपने कच्चा गोबर नहीं छोड़ा या सरसों की खल पानी में घोल के नहीं छोड़ी या फिर 25 किलो यूरिया एकड़ का नहीं डाला, तो ये कचरे को डिकम्पोज होने के लिए, कि बैक्टीरिया को जो नाइट्रोजन की जरूरत थी अपनी खुद की बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए, वो जो इसने फसल को देने के लिए रखा था, वो ये कचरा ले गया आपका। तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपने गन्ने की पत्ती बढ़िया जोत दी और गेहूं बो दिया तो गेहूं का पीलापन 40 दिन तक जाता नहीं। महसूस करके देखना कभी। वो CN रेशियो का खेल है कि यार हम तो कबाड़ भी जोत रहे हैं फिर भी हमें नुकसान हो रहा। एक्चुअल में वो नुकसान नहीं है, आपको बायोमास तो मिला, लेकिन नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी इसमें आई वो आपने पूरी नहीं की। तो CN रेशियो को मेंटेन करते हुए अगर कोई किसान खेती करता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, ये बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसानों को खेती में मेंटेन करने की ज़रूरत है कि हम कब क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। आज के दौर में आप सभी लोग परेशान हो यूरिया से, यूरिया नहीं मिल रहा है नहीं। तो यूरिया का सबसे बढ़िया विकल्प जो मुझे लगा, एक तो गन्ने के लिए एसिटोबैक्टर नाम का आता है बैक्टीरिया, फंगस, उस बैक्टीरिया को आप मल्टीप्लाई करो और खेत में छोड़ दो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, आजकल सबके बैक्टीरिया अवेलेबल हैं। ये जिंदे चीज़ हैं। 1 लीटर से 100 लीटर बनाओ और पानी के साथ खेत में जाने दो या गोबर की खाद पे छिड़को, 8-10 दिन रखो और खेत में फेंक दो। बरसात का टाइम आ रहा है, अभी जितना फेंकोगे उतने बढ़ेंगे। तो ये गन्ने को नाइट्रोजन देने का काम प्राकृतिक तौर पे करते हैं। यूरिया जब बनता है तो यूरिया को भी हम कैसे बनाते हैं, यूरिया को भी आसमान से ही बनाया जाता है खींच करके उसमें से। उसका जो पूरा प्रोसेस है वो सारा कुछ नेचुरल एक तरीके से देखा जाएगा तो। और ये जो दे रहे हैं ये छोटी छोटी फैक्ट्री मान लो एक तरीके की, जो हमारे खेत में छूट गई। तो गन्ने को, मीठी फसलों को, गन्ना हो या कोई मीठी फसल हो, उसमें एसिटोबैक्टर काम करता है। उसके साथ में अगर आपने कच्चा ताज़ा गोबर, हमारे यहाँ के 1 एकड़ में, 1 एकड़ सबका बराबर ही है, आपके हमारे यहाँ 5-6 बीघे का 1 एकड़ होता है। अगर आपने 15 से 20 किलो ताज़ा गोबर
पानी में घोल के या जालीदार कट्टे में भर के परहे पे रख दिया और इसको पानी के साथ साथ छोड़ दिया। हर पानी पे ऐसा कर दो, आप कोई बड़ा काम नहीं है। आप देखोगे कि आपको यूरिया की जरूरत ना के बराबर है। एक ये तरीका है। दूसरा, अगर हमारे पास जैसे यूरिया मिला, कम मिला, तो 10 से 15 किलो ये करने के बाद 10 किलो सफिशिएंट है एकड़ में। एक और तरीका जो मुझे पर्सनली ठीक लगा कि यूरिया को पानी देने के बाद देना है और मिट्टी में मिला के देना है या गोबर की खाद में मिला के डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना। तो इसका जो रिलीज होगा वो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं उड़ेगा ये, और कुछ लंबे वक्त आपके खेत में रहेगा। और जो ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं वो भी इसमें से कुछ नाइट्रोजन लेकर के अपने पास रखेंगे। तो हम अगर अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग करें, हरी खाद में भी कौन कौन सी खाद जो एकदम से मुझे जिंक की भी पूर्ति हो, फास्फोरस की भी हो, पोटास की भी हो, नाइट्रोजन की भी हो, हर चीज़ की हो। नवरत्न हरी खाद, 3 दाल वाली फसल, 3 तेल वाली फसल और 3 नॉर्मल अन्न वाली, अपनी अपनी एरिया के हिसाब से जो उस समय पे जम सकती है वो फसल आपको लेनी है। टोटल वजन 15 किलो होना चाहिए। इसमें तिल अनिवार्य है। तिल काला वाला, काला हो सफ़ेद हो, जो मिल जाए जमने के लिए। अगर आप इसको 40 से 50 दिन के बीच में इसकी जुताई कर देते हैं, ऐसा आप अगर 2 साल में एक बार भी कर दें तो ये आपके खेतों को ऐसे उठा देगा जैसे हाइड्रोली लगा के उठा दें किसी चीज़ को, एकदम से जिंदे। हमने कभी भी ज़मीन की भूख नहीं मिटाने की कोशिश की। हमने भूख किसकी मिटाई? पौधे की। गन्ने के लिए कुछ बता दो यार, गन्ने के लिए कोई शीशी देते भैया बढ़िया सी। कभी ज़मीन पे काम नहीं करा। गोबर की खाद मिली नहीं तो सड़ी गली, जहाँ जैसे कूड़ी उठाई और सीधी खेत में ला के फेंक दी और वो धूप में सूख रही। ऐसे भी डले बन जाते हैं गोबर के कि वो ना तो फावड़ से कटते ना फोड़े से फूटते। उसके अंदर दुनिया भर की फंगस है। गोबर जो है ये भोजन है फंगस का, अच्छी का भी बुरी का भी। ऐसे ही जो हमारी फंगस है, अगर हमने जो भोजन खेत में डाल दिया गोबर, तो उसके अंदर जो प्रोटीन है, जो भोजन पड़ा है, उसे खाने के लिए फिर मित्र फंगस तो खेतों में है नहीं, तो दुश्मन फंगस आएगी और वो आके इसको खाना शुरू करेगी। ऑलरेडी इसमें है वो जो बाहर ही हमने डाल रखी थी, पानी पड़ा उस पर, ऐसी धूप में पड़ी रही, सड़ती रही, तो ये हमने ली और खेत में डाल दी। हमने समझ लो कि पूरी बीमारियां खेत में ले जाके फेंक दी। गोबर की खाद के बिना खेती नहीं हो सकती और गोबर की खाद ने खेती खराब कर रखी। तो हमें इसको भी ट्रीट करके डालना है। जैसे हम घर में सब्जी लाते हैं, ऐसी की ऐसी नहीं बनवा देते। आती है, धुलती है, कटती है, छटती है, 1 किलो सब्जी में से 250 ग्राम तो बाहर निकलती है। तो जैसे हम घर में खाते हैं ऐसे हमें खेत में भी देना है। तो गोबर की खाद को अच्छे से सड़ा के डालिए। या तो आप भूमित्र का प्रयोग करें, नहीं कर सकते तो हर ब्लॉक में कृषि विभाग आपको डिकम्पोजर बांट रहा है, आप वो लेके आइए, वो देंगे आपको, उनकी जिम्मेदारी है। वो भी आपको नहीं मिलता है तो आप अपने घर में 2 किलो दही ले लो, 200 लीटर का ड्रम ले लो, 4-5 लीटर किसी जानवर का पेशाब ले लो। गाय का मिले तो बहुत बढ़िया, लेकिन संभव नहीं है। तो आप 5 लीटर कहीं से ले आओ, उस 5 लीटर को 200 लीटर पानी में डाल दो, 2 किलो गुड़ डाल दो और 8 दिन छोड़ दो। अब ये 5 लीटर 200 लीटर पेशाब बन के तैयार है, गौमूत्र बन के। अब ये ड्रम को आराम से रखो। अब इसमें से 20-30 लीटर निकालो, 2 किलो दही या मट्ठा मिला लो, 1-2 किलो गुड़ मिलाओ, 2-4-5 किलो सरसों की खल डाल दो, 1-2 दिन छोड़ के और इसे गोबर की खाद पे फेंक दो। कोशिश करो छाया में हो, नहीं हो तो 4 बांस गाड़ो, बीच में काली पन्नी बांध दो कम से कम ऊपर।
डायरेक्ट ना पड़े उसके ऊपर छाया। गोबर की खाद ही बचाएगी साहब। अगर जमीन में रिजल्ट नहीं आ रहा, रासायनिक खाद का भी, रासायनिक दवाई का भी, जैविक का भी, किसी का भी, तो समझ लो जमीन में बायोमास है ही नहीं। क्योंकि ये जीवाणु भी बिना बायोमास के क्या करेंगे। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ आके क्या लेता, टीन में अकेला। आप लोग हो तो मैं आया। तो जब तक खेत में कचरा और गोबर की खाद नहीं जाएगी, तब तक हमें वो नहीं मिलेगा जो हम ढूंढ रहे हैं। आने वाले समय में, अभी तो लोगों को कुछ देश दूसरी दिशाओं में उलझा पड़ा है। अब से 3 साल के अंदर अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि फौजी क्या समझा रहा था आगे। हम एक झटके में जैविक भी नहीं कर सकते, करेंगे तो उत्पादन गिरेगा। हम एक झटके में रासायनिक पे भी नहीं टिके रह सकते। आज की तारीख में जो हालत है, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं रासायनिक पर, टिके रहना चाहते हैं उस पर? कोई है जी ऐसा किसान जो रासायनिक ही करना चाहते हैं लाइफ टाइम? मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो कोई भी किसान आगे को इस पर कंटिन्यू नहीं होना चाहता। जो किसान है, जिसे जमीन अपने बालकों को दे के जानी, जिसने बेच बाज कर पीपा के बराबर करनी, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चौथा सब बराबर है। अगर जमीन अपने बालकों को दे के जानी है और उनके बालकों को दे के जानी है, और दे के जानी पड़ेगी। मान लिया आज अगर मैंने शराब पी के बेच भी दी तो किसी के पास तो जाएगी, कोई तो उसमें खेती करेगा। खाओगे क्या? रासायनिक खेती भी जब कामयाब है, आपका डीएपी भी तब काम करेगा जब आपके खेत में बायोमास होगा और डीएपी को सोलेबलाइज करने वाले बैक्टीरिया होंगे। डीएपी का दाना डायरेक्ट पौधा ऐसे नहीं खाता हमारी तरह के उठाया और खा लिया। इसके बीच में कड़ी है, जड़ों के बीच में और खाद के बीच में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो इस डीएपी के दाने से फास्फोरस को निकाल के खाने योग्य बना के जड़ों को देता है। तो वो बैक्टीरिया कब काम करेगा? जब हमारे खेत में बायोमास होगा। बायोमास कब होगा? जब हम खेत में आग नहीं लगाने के, गोबर की खाद खेत में डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट खेत में यूज करेंगे, खेत के आसपास का कचरा खेत में डाल लेंगे। लोग कहते हैं जी दीमक लग जा। दीमक का जो ड्यूटी है वो सूखे बायोमास को, जिसमें जान नहीं है, उसे खा के मिट्टी बनाने की ड्यूटी है उसकी। जैसे हमारे घरों में शादी होती है, पत्तल पड़ी रहती हैं तो सफाई वाला आकर के सफाई करता है, वो उसकी ड्यूटी है, उसको पता है मुझे करना है। अब तुम कहो जो धूल उड़ा रही है आगे, तो भैया कचरे में बैठो। फिर क्या तरीका है बताओ मिट्टी बनाने का? मिट्टी बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। और दीमक कभी भी हरी फसलों को तब खाएगी जब आपके खेत में खाने लायक कुछ होगा नहीं। और दीमक को भी कंट्रोल करने के लिए लोग हैं, जैसे हमारा झोटा, अगर हम झोटा गाड़ी यहाँ ले आए और हमने उसको यहाँ खुला छोड़ दिया तो मिर्ची के खेत में घुस जाएगा। आपको रस्सा हाथ में रखना है उसका। तो दीमक का रस्सा किसके हाथ में है? बिवेरिया बेसियाना के। आप अपने खेत में बिवेरिया बेसियाना चलाओ, वो दीमक को कंट्रोल रखेगा कि भाई साहब हरे पेड़ के पास नहीं आना, ये सूखा वाला ही खाओ, यही तुम्हारी ड्यूटी है। तो हमारी ज़मीनों में सूक्ष्म जीव नहीं बचे, अंदर का जो संसार था वो तहस नहस हो गया। अब इस पर बहस करना बेकार है कि ये हमसे करवाया गया, क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता। अब से 50-60 साल पहले जैसे आज हम आपको जहर मुक्त खेती की तरफ प्रेरित करते घूम रहे हैं, ऐसे कभी रासायनिक खेती के लिए प्रेरित करते घूम रहे थे। डालो उत्पादन बढ़ाओ, डालो उत्पादन बढ़ाओ। लेकिन उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि देश आज खतरे की घंटी में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारे पूरे देश का जो भूजल है, मतलब जमीन, खेती वाली ज़मीन का पानी है, इसका वाटर लेवल इतना ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है कि अगर इसकी पूरी एक रिपोर्ट आप देखो तो पूरा देश लाल और पीले की रेंज में आ चुका है।